बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड इन्वेंट्री का क्या मतलब है। इन्वेंट्री का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स या गुड्स कंपनी के पास पड़े हैं जो रीसेल के लिए हैं, उन्हें हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री जो है वो हम क्यों हेल्ड करते हैं? रीसेल करने के लिए। बेसिकली इन्वेंट्री हमारा करंट रॉ मटेरियल है या जो गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, इन्वेंटरी, वो अगर हम कंपनी एक होल्ड करती है, सही है, तो उसकी एक होल्डिंग कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, सही है। और जब कंपनी वो एक इन्वेंट्री को ऑर्डर करती है, तो जो ऑर्डर प्लेस करती है, ऑर्डर रिसीव करती है, तो इस ऑर्डर को प्लेस करने की भी एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। अब हम बुक से जो है वो रीड करते हैं। Most businesses, whatever their size, will be concerned with the problem of which items to have in inventory and how much of each item should be kept. ये ज़्यादातर बिजनेसेस जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, उनके इन्वेंट्री जो है बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंटिन्यूअसली जो है अराउंड द ईयर वो हो रही होती है, तो उन्हें बार बार इन्वेंट्री चाहिए होती है। तो पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री को होल्ड करने के रीजंस क्या हैं। The principal reasons why a business needs to hold inventory are as follows. It acts as a buffer in times when there is an unusually high rate of consumption. मतलब बफर का मतलब होता है सेफ्टी। जब इन्वेंट्री जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही होगी, इन्वेंट्री ज़्यादा लग रही होगी, तो इन्वेंट्री अगर हमने होल्ड की हुई है, तो वो एज़ अ हमारी एक सेफ्टी इन्वेंट्री हमें वो हेल्प आउट करेगी कि हमारे पास सेफ्टी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो जैसे-जैसे प्रोडक्शन हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो हम इन्वेंट्री अगर हमने होल्ड की हुई है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी अगर मौजूद है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सही है? इट इनेबल्स द बिज़नेस टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट बाय बाइंग इन बल्क। अगर हम इन्वेंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 केजी कोई बाय करते हैं, और लेकिन अगर हम 1000 केजी बाय करेंगे सप्लायर से, तो सप्लायर हमें क्या देगा? बल्क डिस्काउंट, कि हमने बल्क में बाय की है, तो हमें उसके अगेंस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो दूसरा रीज़न ये हो गया इन्वेंट्री को होल्ड करने का, कि हम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, कंपनी अपनी सेविंग कर सकती है, सही है। और तीसरा रीज़न है द बिज़नेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ सीज़नल एंड अदर प्राइस फ्लक्चुएशंस। मतलब अराउंड द ईयर सीज़नल नेचर होती है जिन बिज़नेसेस की, सही है। तो वो जो है अगर इन्वेंट्री और पहले से होल्ड कर लेंगे, जब ईयर के उस पार्ट पे जब प्राइसेस कम होगी, तो अगर उन्होंने होल्ड की हुई और फिर वो जब इन्वेंट्री कंज़म्पशन ज़्यादा होगी, तो वो उस वक़्त यूज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली इन्वेंट्री के जो है अभी अभी तक हमने पढ़े हैं कि एज़ अ सेफ्टी वो एक्ट करती है। जब हाई रेट ऑफ कंज़म्पशन हो, बार-बार इन्वेंट्री हमारी प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ हो रही हो, तो हमारे पास अगर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो एज़ अ सेफ्टी एक्ट करेगी। दूसरा, अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करेंगे, तो हम उसके अगेंस्ट हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा सप्लायर से, तो कंपनी की सेविंग होगी। तीसरा ये है कि हम सीज़नल जो है नेचर जो सीज़नल बिज़नेसेस हैं, उसमें हम इन्वेंट्री को होल्ड कर सकते हैं, ताकि हम थोड़ा उससे एडवांटेजेस ले सकें। प्राइस फ्लक्चुएशंस का भी एडवांटेज ले सकें। हम तब इन्वेंट्री खरीदें जब प्राइस थोड़ी कम थी, और जब कंज़म्पशन ज़्यादा हो, तो उसको उस वक़्त यूज़ कर लें। Any delay in production caused by lack of parts is kept to a minimum, so production process will flow smoothly and efficiently. अगर हमने इन्वेंट्री होल्ड की हुई है, तो ये होगा कि जैसे अगर हमने इन्वेंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं नहीं होल्ड की हुई, तो जब प्रोडक्शन अगर कंटीन्यूअस है और इन्वेंट्री हमने होल्ड नहीं की हुई, तो हमें वो इन्वेंट्री मँगवानी पड़ेगी। इससे ये है कि प्रोडक्शन में थोड़ी क स्टॉपेज आ जाएगी, सही है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में बार-बार रुकना, फिर बाद में स्टार्ट होना, तो ऐसे कंपनी जो है वो उसको काफ़ी हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री अगर है, तो हम जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली और एफिशिएंटली कंटिन्यू कर सकते हैं। It may be necessary to hold inventory for a technical reason. Technical reason, फॉर एग्जाम्पल सम फूड आइटम्स नीड टू मैच्योर। जैसे कि कुछ इन्वेंट्री जो कि मोस्टली फूड आइटम्स हैं, उनको थोड़ा रेडी होने में टाइम लगता है, तो इन्वेंट्री होल्ड करनी चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो जब कच्चे होते हैं, तो उनको अगर हमें थोड़े टाइम तक ये 5 रीज़न्स हैं कि हमने इन्वेंट्री को होल्ड करना है। नंबर 1, क्योंकि ये एज़ अ सेफ्टी एक्ट करेगी जब हाई रेट ऑफ कंज़म्पशन होगी, कंपनी जब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होगी, तो अगर हमारे पास इन्वेंट्री है, तो ये एज़ अ सेफ्टी एक्ट करेगी। नंबर 2, अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री हमारे पास होगी, तो ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करने पे सप्लायर हमें क्वांटिटी डिस्काउंट देगा, एक डिस्काउंट हम उसको अवेल कर सकते हैं। नंबर 3 के सीज़नल लेजर बिज़नेस में हम प्राइस फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इन्वेंट्री तब खरीदते हैं जब वो कम है, सस्ती हो, उसका रेट कम हो, और हम यूज़ क तब करें जब उसकी प्रोडक्शन या कंज़म्पशन ज़्यादा हो रही है ईयर के उस पार्ट पे। नंबर 4 है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें डिले नहीं आएगा, स्मूथली और एफिशिएंटली न प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो
कंटिन्यू करता रहेगा। और नंबर 5 है कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं मतलब उनको टाइम लगता है मैच्योर होने में, पकने के लिए, तो इस वज़ह से हम उसको पहले से ही खरीद लेते हैं ताकि वो विद वो मैच्योर हो जाए। अब इन्वेंट्री को होल्ड करने के हमने रीज़न्स तो देख लिए, लेकिन इस इन्वेंट्री को होल्ड करने के अगेंस्ट हमें काफ़ी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, सही है? अब कॉस्ट कौन-कौन सी हम देख लेते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिज़नेस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल नीड टू बी हेल्ड। कि बेशक बिज़नेस जिस मर्ज़ी नेचर की हो, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेंट्री हमें होल्ड करनी। अब हाउएवर holding inventory cost money and principal trade-off in an inventory holding situation is between cost of acquiring and storing inventory and the level of service that company wishes to provide। मतलब कंपनी को एक ये चीज़ होती है कि कितनी उन्होंने इन्वेंट्री को होल्ड करना है, कितनी इन्वेंट्री को होल्ड करना है और स्टोर करना है अगेंस्ट जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री को होल्ड करना और इन्वेंट्री को कैरी करने की कुछ कॉस्ट होती हैं। नंबर 1 तो कॉस्ट जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है वो तो परचेज़ प्राइस है, जो कि हम इन्वेंट्री खरीदने की कॉस्ट है, सही है, वो तो सिंपल कॉस्ट है, परचेज़ प्राइस। उसके बाद आती है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट में आ जाता है द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप। अब वर्ड कैपिटल का आपको मतलब पता है कि जो कैपिटल लगा होता है बिज़नेस में, इन्वेस्टमेंट लगी होती है। कैपिटल टाइड अप का मतलब होता है कि कैपिटल ब्लॉक्ड है। कैपिटल ब्लॉक का ये मतलब है कि जो इन्वेंट्री है वो हमने ज़ाहिर-सी बात है पैसों से खरीदी होगी, सही है? और वो पैसे हमने इन्वेंट्री को परचेज़ करने के लिए लगाए हैं, तो जब तक इन्वेंट्री सेल नहीं होती, वो पैसे रिकवर तो नहीं होंगे। तो इसका ये मतलब है कि इन्वेंट्री जब तक हमने होल्ड की हुई है, वो उसमें कैपिटल टाइड अप ही रहेगा, कैपिटल ब्लॉक रहेगा, फँसा रहेगा। और अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर हम ये पैसा इन्वेंट्री को खरीदने में ना लगाते, तो किसी और जगह पे लगा लेते, उससे हमें क्या बेनिफिट था या क्या था? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हन $1000 थे कंपनी के पास। अब कंपनी ने $1000 की इन्वेंट्री बाय कर ली है, सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कन कंपनी वो इन्वेंट्री बाय ना करती और वो 1000 किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो $1000 वो इन्वेस्ट कर देती किसी बैंक अकाउंट में डाल देती, तो उसके अगेंस्ट कंपनी को क्या मिल रहा होता? उसके अगेंस्ट कंपनी को मिल रहा होता इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं 5% इंटरेस्ट, सही है। इसका मतलब है कि कंपनी को जो है वो उस इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इन्वेंट्री में लगाई, अगर वो बैंक में लगाती तो उन्हें 50 का इंटरेस्ट मिलता जाता। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने ये वाली चीज़ छोड़ के, ये वाला ऑप्शन छोड़ के कंपनी ने इन्वेंट्री बाय की है, तो ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। तो ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, सबसे पहले होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है कि हमने जो कैपिटल टाइड अप किया है उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कॉस्ट। इन्वेंट्री की इंश्योरेंस है, उसकी कॉस्ट। डेटरियोरिएशन, डेटरियोरेशन का मतलब होता है कि कंडीशन ख़राब हो जाना, मतलब इन्वेंट्री पड़ी ख़राब हो गई है, तो वो डेटरियोरेट हो गई है, तो उसकी भी कॉस्ट होगी, सही है। ऑब्सोलेंसिस का मतलब होगा कि इन्वेंट्री आउटडेट हो गई है, मतलब हमने इतनी होल्ड की है, अब उसकी हमें नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, आउटडेट हो गई है, सही है। डैमेज एंड पिल्फरेज, डैमेज का मतलब है इन्वेंट्री को कोई नुकसान पहुँच गया, सही है। वो ख़राब हो गई है, कोई नुकसान पहुँच गया। और पिल्फरेज का मतलब है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके इन्वेंट्री में कमी हो रही है। पिल्फरेज का वर्ड जो टर्म है वो एसोसिएट होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोर्स में हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, तो अगर स्टोर कीपर या कोई फ्रॉड करने वाला इंडिविजुअल होगा, वो क्या करेगा, वो थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेंट्री निकालता जाएगा। थोड़ी-थोड़ी इसलिए करके निकालता जाएगा ताकि किसी को शक ना हो। तो वो चीज़ उसको हम पिल्फरेज कहते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट होगी। वेयरहाउस जो जिसमें इन्वेंट्री पड़ी है उसकी मेंटेनेंस वगैरह उसकी भी कॉस्ट होगी, और जो लेबर होंगे उनकी कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट में ये कॉस्ट आ जाती हैं। तो इन्वेंट्री को अभी तक हमने देखा कि जो हम खरीदते हैं उसकी कितनी कॉस्ट होती है। नंबर 1 तो हमने देख ली कि उसकी परचेज़ प्राइस होती है जिस पे हमने खरीदा है, और उसके बाद हमने होल्डिंग कॉस्ट देखी। होल्डिंग कॉस्ट में हमने देखा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आ गई है ऑफ कैपिटल टाइड अप के, जो इन्वेंट्री में हमने कैपिटल ब्लॉक की है, जो ब्लॉक हुआ हुआ है। अगर वो हम कैपिटल इन्वेंट्री में ना करते, किसी और जगह पे करते, तो हमें वो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट मिल सकता था। मतलब वो हमारा प्रॉफ़िट था एक तरीके से ना। तो वो वाला ऑप्शन हमने फ़ॉरगॉन किया और हमने ये चूज़ किया। तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ये होगी। उसके बाद इंश्योरेंस की डेटरियोरेशन मतलब कि इन्वेंट्री ख़राब हो जाए, पड़ी-पड़ी ख़राब हो जाए। ऑब्सोलेंस का मतलब है कि आउटडेट हो जाए, अब उसकी नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डैमेज का मतलब है कि टूट जाए, उसे कोई नुकसान पहुँच जाए। और पिल्फरेज का मतलब है कि थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेंट्री में कमी आ रही है। ये एसोसिएट किया जाता है स्टीलिंग से, कि जो बंदा होता है, जो फ्रॉड कर रहा होता है, वो थोड़ी-थोड़ी करके इन्वेंट्री स्टील करता है ताकि किसी को शक ना हो।
और वेयर हाउस की जो अपकीप का मतलब है कि उसके मेंटेनेंस की कॉस्ट और बाकी स्टोर्स की लेबर की और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट। तो ये कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 2 तरीके की होती है, फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। फिक्स होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कि जो हमने स्टोरेज स्पेस है उसके अगेंस्ट हम रेंट पे कर रहे होंगे, सही है, वो रेंट तो फिक्स होता है, तो वो फिक्स कॉस्ट होगी। और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की भी हम फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, वो चेंज नहीं होती, तो इसीलिए वो फिक्स होगा। नोट दैट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस में बी स्टेप फिक्स कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट है वो स्टेप फिक्स भी हो सकती है if increasing warehouses is needed when higher volumes of inventory are held। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 केजी जो है आपने इन्वेंट्री एक जगह पे होल्ड की हुई है, सही है, एक रूम है, कंपनी ने एक रूम में 100 केजी होल्ड, और उस रूम का रेंट कंपनी पे कर रही है $500, सही है। अब ये $500 रेंट तो सेम है, फिक्स है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ही है कि फॉर एग्जांपल अब इन्वेंट्री एक रूम में 100 केजी की ही गुंजाइश है, जब इन्वेंट्री 100 केजी से एक्सीड कर जाएगी, जब इन्वेंट्री जो है 100 केजी से एक्सीड कर जाएगी, तब हमें एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए होगा, देन एक्स्ट्रा रूम वुड बी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, सही है, एक्स्ट्रा रूम रिक्वायर्ड है, तो जाहिर सी बात है उस एक्स्ट्रा रूम का जो एडिशनल रूम है उसका भी हमें रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट अगर फर्स्ट रूम का 100 केजी है, तो एक्स्ट्रा रूम अगर हमने किया तो उसका भी कुछ ना कुछ रेंट की अमाउंट होगी, हम कंसिडर कर लेते हैं वो 500 ही कर लेते हैं, या 400 जो भी है। तो ये अब इन्वेंट्री का लेवल एक्सीड करने से हमें अगेंस्ट एक एडिशनल हमें कॉस्ट पे करनी पड़ी है, एडिशनल रूम का रेंट। अब वो रेंट भी फिक्स कॉस्ट है, सही है। तो जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, अगर हाई वॉल्यूम इन्वेंट्री का वॉल्यूम बढ़ता जाए तो वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो विद इन अ सर्टन लेवल फिक्स रहती है। जब वो इन्वेंट्री का लेवल या जब लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्सीड कर जाता है तो उसमें एक स्टेप अप आ जाता है, और एक मजीद जो है वो कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स होती है, जब वो एक्टिविटी लेवल एक्सीड कर जाती है तो एक स्टेप अप आ जाता है, फिर वो नेक्स्ट कॉस्ट जो है वो भी फिक्स होती है, सही है। इसी तरह करते करते जो है स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। वेरिएबल, इसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री, ठीक है। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि इन्वेंट्री के लेवल ज़्यादा या कम होने से वो कॉस्ट भी ज़्यादा या कम होगी। सबसे पहले तो आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है जो यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दी थी, कि अगर हमने 1000 सही है कैपिटल किया तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट हमें 50 मिला, सही है। अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री बाय करते, फॉर एग्जांपल 2000 इन्वेंट्री बाय करते, अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट फिर कितना मिलता, 2000 का 5% यानी कि 100, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली जो है वो वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है। द मोर द इन्वेंट्री इज हेल्ड, द मोर द कैपिटल दैट इज टाइड अप, सही है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप है, ये हमारी वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इन्वेंट्री के लेवल पे। थियोरेटिकली तो हमने बात कर ली होल्डिंग कॉस्ट की, सही है। अब हम फार्मूला वाइज देखते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है। देखें, होल्डिंग कॉस्ट के फार्मूले को हम एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री की। एक यूनिट ऑफ इन्वेंट्री को होल्ड करने की क्या कॉस्ट होती है, उसको मैं लिख देता हूँ CH इन शॉर्ट फॉर्म। ये कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय हमने उसे किसे करना है, एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी, सही है। अब एवरेज इन्वेंटरी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला है Q/2, ठीक है। एवरेज इन्वेंटरी हेल्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, के जो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी है उसका हाफ जो है वो हम एवरेज इन्वेंट्री उसे हम कंसीडर करते हैं, सही है। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी अगर हमारे पास 1000 है तो हम एवरेज इन्वेंट्री क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500। लेकिन यहाँ पे, लेकिन अगर बफर इन्वेंट्री आ जाए, सही है,
अगर हमने बफर इन्वेंट्री भी कंपनी ने फॉर एग्जांपल 200 केजी रखी हुई है, कंपनी ने सेफ्टी इन्वेंट्री, तो बफर इन्वेंट्री भी उस इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी। तो ये बफर इन्वेंट्री प्लस Q/2, Q/2 जहाँ पे Q जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर क्वांटिटी, कि कितना कंपनी ऑर्डर करती है, ठीक है, एनुअली कितना कंपनी ऑर्डर करती है, ऑर्डर क्वांटिटी, कंपनी की ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, सही है, वो Q होता है। तो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज इन्वेंट्री से। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, अगर कंपनी ने बफर इन्वेंट्री होल्ड की हुई है तो बफर इन्वेंट्री हम ऐड कर देंगे Q/2 में, मतलब जो ऑर्डर क्वांटिटी है हमारी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और उसमें बफर इन्वेंट्री ऐड कर देंगे, हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड इन्वेंट्री से। अब हम आगे मूव करते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। सबसे पहले हमने परचेज कॉस्ट पढ़ी, उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट पढ़ी, अब हम आ जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट ही होगी, और ये इंक्रीज़ करेगी, ऑब्वियस सी बात है, इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ ऑर्डर। जितने हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो ये कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक ये वाली कॉस्ट आ गई क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और दूसरी कॉस्ट आ जाती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि इन्वेंट्री को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं हम क्या होता है। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है, ये एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट क्या है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है, सही है। अब शॉर्ट फॉर्म हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर की लिख देते हैं C0 टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, ये फॉर्मूला है। C0 तो हमें पता होगा कि कॉस्ट गिवन होगा क्वेश्चन में, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को निकालने का एक सिंपल तरीका है, सही है, एक्सपेक्ट एनुअल डिमांड, कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड हमारी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें हमारी एनुअल डिमांड है 1000 केजी, और ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि जब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस कितनी क्वांटिटी का प्लेस करते हैं, सही है। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। देखें जैसे एक कंपनी है, उसकी एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड है 500 केजी, सही है, और वो ऑर्डर जो प्लेस करती है 100 केजी का, सही है। डिमांड को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डर जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको ओ से रिप्रेजेंट, सॉरी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का सिंपल तरीका है। देखें अगर कंपनी की एनुअल डिमांड 500 है और वो एक ऑर्डर 100 केजी का प्लेस करती है, तो एनुअली वो कितना प्लेस करेगी, 500 डिवाइडेड बाय 100, एनुअली वो प्लेस करेगी 5 ऑर्डर्स। सिंपल सी बात है, डिमांड 500 है, ऑर्डर क्वांटिटी 100 केजी है, तो इसका मतलब है कंपनी 5 ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करेगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमारे आएंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर से, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट है, तो हमारे पास एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। होपफुली आपको एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी जो फॉर्मूला है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टॉक आउट कॉस्ट। देखिए स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हमें इन्वेंट्री अगर रिक्वायर्ड हो, सही है, जैसे प्रोडक्शन जा रही है, अब हमें इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, लेकिन अब वो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने हेल्ड नहीं की हुई, तो इन्वेंट्री वो ना होने की वजह से हमें क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, सही है। नंबर वन तो कॉस्ट आ जाती है लॉस ऑफ सेल्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री हमने पड़ी होती तो जाहिर सी बात है उसे हम प्रोडक्शन करते, फिर जब वो इन्वेंट्री बिकती तो हमें प्रॉफिट होता। लेकिन अब इन्वेंट्री ना होने की वजह से, देखें एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है कंपनी को कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, अब कंपनी के पास अगर इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, सही है, कस्टमर ने उन्हें टाइम दिया, अब कंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी, इन्वेंट्री नहीं है तो उनकी डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे, सही है, उनकी डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे, तो जो सेल्स करने की अपॉर्चुनिटी थी वो कंपनी ने खो दी। तो लॉस ऑफ सेल्स एक कॉस्ट है, कि लॉन्ग टर्म डैमेज टू बिजनेस थ्रू लॉस ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, मतलब स्टॉक आउट की वजह से लॉन्ग टर्म डैमेज भी हो सकता है, कि अगर एक कस्टमर है या
सप्लायर्स कस्टमर हैं वो कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और कंपनी मतलब बार-बार इन्वेंट्री हेल्ड ना होने की वजह से उनको मना कर रही है, तो कस्टमर के ज़हन में कंपनी की जो है ना एक नेगेटिव परसेप्शन चली जाएगी और वो नेगेटिव परसेप्शन की वजह से कंपनी की रेपुटेशन बहुत हर्ट होगी, सही है? कंपनी की गुडविल लॉस होगी, उसकी भी कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन स्टॉपेजेस कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के कम होने की वजह से प्रोडक्शन स्टॉपेज होंगे। देखें, जब एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें मशीन को सेटअप करना पड़ता है, सही है? अगर मशीन को सेट सेट करने के भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है, सही है? काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी कॉस्ट होती है एक्स्ट्रा, सही है? तो अगर बार-बार इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है, तो बार-बार प्रोडक्शन रुकेगी, सही है? इस तरह मोराल भी डाउन होगा लेबर्स का, सही है? उनके मोराल भी डाउन होगा कि ये बार-बार मतलब कि उनकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन प्रोडक्शन स्टॉपेजेज़ हो रहे हैं क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। तो ये भी एक स्टॉक आउट कॉस्ट में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉज्ड बाय नीड फॉर इमरजेंसी ऑर्डर्स। देखिए, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्डर्स है, अब कंपनी ने एक ऑर्डर लिया हुआ है और वो ऑर्डर कस्टमर से लिया हुआ है, वो कंपनी नज़दीक है उसको कंप्लीट करने के, लेकिन अब उनकी इन्वेंटरी स्टॉक आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब कस्टमर का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, जो कस्टमर ने टाइम पीरियड दिया था, सही है? तो कंपनी फिर इमरजेंसी में ऑर्डर करेगी। अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें जब ऑर्डर प्लेस होता है, वो उसी वक़्त तो नहीं आ जाता, थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, लेकिन जब वो इमरजेंसी ऑर्डर उन्हें चाहिए होगा, जब वो सप्लायर से अपने कहेंगे हमें ऑर्डर चाहिए और वो हमें अभी चाहिए, जल्दी में चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है सप्लायर्स उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, ठीक है? जो वो जल्दी प्रोवाइड कर रहा है उसका। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी, तो ये इमरजेंसी ऑर्डर की वजह से भी एक कॉस्ट अराइज़ होती है, सही है? तो स्टॉक आउट कॉस्ट की हमने क्या बात की? हमने कहा कि स्टॉक आउट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब इन्वेंट्री हमें रिक्वायर्ड होती है और वो पड़ी हुई नहीं होती, मौजूद नहीं होती स्टोर्स में। सबसे पहली कॉस्ट थी लॉस ऑफ सेल्स, उसमें हमने कहा कि जो अगर हमें कोई ऑर्डर आता है और हमारी इन्वेंट्री ना होने की वजह से हम ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं, सही है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेल्स हमने लॉस की, अगर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होती तो हम वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करते, बनाते और वो सेल कर देते तो हमें प्रॉफ़िट मिलता। तो ये सेल्स हमने लॉस कर दी। दूसरा लॉन्ग टर्म डैमेज है कंपनी की रेपुटेशन को, कि कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं लेकिन कंपनी स्टॉक आउट की वजह से वो उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही, सही है? इन्वेंट्री उनकी बार-बार स्टॉक आउट हो जाती है, तो ये कंपनी की रेपुटेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तीसरा प्रोडक्शन स्टॉपेजेज़, कि कम इन्वेंट रॉ मटेरियल होने की वजह से बार-बार प्रोडक्शन रुकेगी, इससे एम्प्लॉयी का मोराल भी डाउन होगा, दोबारा मशीन को सेटअप भी करना पड़ता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, सही है? तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, इस प्रोडक्शन स्टॉपेजेज़ से एसोसिएटेड हैं और नंबर 4 है कि इमरजेंसी ऑर्डर, अगर कोई सप्लायर अगर कोई कस्टमर है, उसका ऑर्डर कंपनी फुलफ़िल करने के नज़दीक है, सही है? अब लेकिन रॉ मटेरियल स्टॉक आउट हो जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो जाती है, तो वो जल्दी-जल्दी में ऑर्डर इमरजेंसी ऑर्डर प्लेस करेंगे, सप्लायर से कहेंगे कि हमें इन्वेंट्री जल्दी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सप्लायर 5 दिनों में एक इन्वेंट्री देता था, अब वो अगर उसे कंपनी कहे कि हमें 1 टू 2 डेज़ में चाहिए, तो वो उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा इमरजेंसी ऑर्डर की, तो वो भी कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग सिस्टम कॉस्ट है, कि जो स्टोर्स का रिकॉर्ड कार्ड कंपनी ने मेंटेन किया होता है, उसकी कॉस्ट है। तो अब तक हमने बात कर ली थी कि कितनी तरीके की कॉस्ट होती हैं। परचेज़ कॉस्ट की हमने बात की, जो हम इन्वेंट्री को परचेज़ करते हैं। उसके बाद हमने बात की होल्डिंग कॉस्ट की, इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट। उसके बाद हमने बात की ऑर्डरिंग कॉस्ट की, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की कॉस्ट। और उसके बाद हमने बात की स्टॉक आउट कॉस्ट की, कि अगर रॉ मटेरियल कम हो जाए या अवेलेबल ना हो, सही है? तो उससे कौन-कौन सी कॉस्ट अराइज़ हो सकती हैं। और उसके बाद हमने इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम कॉस्ट की बात की, कि स्टोर रिकॉर्ड कार्ड को मेंटेन करने की कितनी कॉस्ट होती है। अब ये सारी कॉस्ट की हमने बात कर ली, अब एक एनुअल कॉस्ट का फ़ॉर्मूला है, टोटल एनुअल कॉस्ट, सही है? टोटल एनुअल कॉस्ट का फ़ॉर्मूला ये आपके सामने है। टोटल एनुअल कॉस्ट होता है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट। देखिए, इसको हमने वन बाय वन सारा कर लिया कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देख लिया। अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिखता हूँ, टोटल एनुअल कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट की जगह हम होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ईच यूनिट ऑफ इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। सही है? एवरेज इन्वेंट्री की हमने बात की, एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। इन केस अगर बफर इन्वेंट्री है, तो वो भी इस इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी, सही है? प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट की हमने बात की, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कहा कि कैसे हम निकालते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, के एक ऑर्डर प्लेस करते वक्त हम कितनी क्वांटिटी प्लेस करते हैं।
और उसके बाद लास्ट आ जाती है परचेज़ कॉस्ट। परचेज़ कॉस्ट का मतलब होता है कि हमने कितनी इन्वेंट्री परचेज़ की है। परचेज़ कॉस्ट एक इन्वेंट्री को परचेज़ करने की कॉस्ट, ठीक है। परचेज़ इसको मैं लिखता हूँ पीसी पर यूनिट। ये परचेज़ कॉस्ट पर यूनिट, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारी डिमांड है, डिमांड से। जितनी एनुअल डिमांड हम उतनी परचेज़ करेंगे तो ये परचेज़ कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इस फ़ॉर्मूले के थ्रू हम टोटल कॉस्ट जो है वो निकाल लेंगे। अब हमने फ़ॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम मूव करते हैं कैपलन किट के क्वेश्चंस की तरफ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो।